Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss chapter number 43 of the guide 10. इसमें हम रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस की पैथोफिजियोलॉजी, उनको डायग्नोस किस तरह करना है एंड व्हाट इज ऑक्सीजन थेरेपी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया हुआ कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, जो कि आप पिछले 5 चैप्टर्स में रीड कर चुके हो। फिर जब आपको वो पता होंगे देन यू कैन एक्सपेक्ट कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी हुई है। तो आपने रीड किया था कि सबसे पहले तो एयर ने लंग्स में आना है। तो ये एल्वियोलर वेंटिलेशन, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, सबसे पहले तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमें कोई रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है। उसके बाद जब लंग्स में एयर आ जाती है, अब इसने डिफ्यूज होके जाना होता है ब्लड में। तो अगर इस पाथवे में कोई मसला है तो भी हमें रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी। अगर फिर ब्लड में आ जाती है, ब्लड से उसने जाना होता है टिश्यू में, अगर उसमें कोई डिसरप्शन आ रही है एज अ रिजल्ट, तब भी हमारे पास कोई ना कोई डिजीज या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। देन हम देखते हैं यूजफुल मेथड्स फॉर स्टडिंग द रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटीज। तो पिछले चैप्टर में हम कुछ चीजें पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी, टाइडल एयर के बारे में, डिफरेंट वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पढ़ी थी। फिर हमने डेड स्पेस पढ़ी थी, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिर फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पढ़ी थी, और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। इन सब चीजों को हमने पहले रीड किया है। अब ये सारी चीजें ही हमें डिटरमिन मतलब कोई रेस्पिरेटरी डिजीज को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। द रीजन बिहाइंड इट कि अगर इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है उससे वैल्यूज वेरिएट करेंगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वाइटल कैपेसिटी पहले एक लेवल पे थी, अब वो बहुत कम हो गई है, ये बहुत ज्यादा हो गई है, यानी उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो द रीजन इज के कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो हम इन सारी वैल्यूज को ही यूज करते हैं टू डिटरमिन द डिजीज। इसमें हम क्या करते हैं, एक आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ ब्लड गैस एंड ब्लड पीएच। जब भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल चेक करना होता है और ब्लड की पीएच चेक करनी होती है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आर्टीरियल ब्लड लेते हैं। कभी भी वेनस ब्लड से पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चेक करते। हमेशा आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, जिसको एबीजी कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस सैंपल। तो इसमें इन्होंने डिफरेंट मेथड बताया हुआ है। ये आपको बेशक आप लोग रीड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, बिकॉज ये नहीं करने होते। तो ये आप इधर से ये वाला बाकी पेज छोड़ सकते हैं। जस्ट ये ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है। अब जो मेन चीज आती है वो अब आती है। अब ना मैक्स हम देखेंगे कि हम मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो की, और एक्सपायरेटरी फ्लो की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमने कुछ डिजीजेज होती हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा, कि हमारे पास जो एयर फ्लो को रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब आप एक्सपायर करना चाहते हो एयर, बट आप मैक्सिमम एयर कितनी एक्सपायर कर सकते हो उतनी नहीं कर पाओगे अगर कोई आप डिजीज में हो। अब कोई डिजीजेज ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, कोई डिजीजेज रिस्ट्रिक्टिव होती है, वो एक अलग चीज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अस्थमा के केस में अब वो एक्सपायरेशन कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आप एक्सपायरेशन मैक्सिमम कर सकते हो जितनी करना चाहते हो, बट कोई अगर डिजीज में है, कोई पर्सन जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज है, वो नहीं कर सकता। तो हमें ये एक टर्म डिवाइस की मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो, जिसकी वेरिएशन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं या हम आइडिया ले सकते हैं कि इसको कौन सी टाइप ऑफ डिजीज है। अब हम वो इसके बारे में भी आगे रीड करेंगे। तो हमें ये हमने देख लिया, ये मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके ना बाद में हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में आप गौर से देखें, आपने कंप्लीट सांस लिया जितना आप इंस्पायरेशन कर सकते थे, आपने कंप्लीटली इंस्पायर किया। तो आपको पता है जब आप मैक्सिमम इंस्पायर करते हो तो उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 5.8 लीटर। आप लोग ये सारा कुछ पहले पढ़ चुके हो। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी है। अब जो वाई एक्सिस है इस पे एक्सपायरेटरी एयर फ्लो, तो ये वही एयर फ्लो है, यानी आप एक्सपायरेटरी एयर, आपने जो एक्सपायर करनी है एयर, उसका फ्लो कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर जो फ्लो जो होता है ना, वो 400 तक हो सकता है। मतलब आप एक्सपायर करने लगे हो, आप फुल जोर से, फुल प्रेशर से, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ, अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी यूज करोगे वॉलेंट्री, तो एयर को आप एक्सपायर करोगे। तो आप 400 लीटर पर मिनट कर सकते हो, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
तो 400 लीटर तो ऑब्वियसली आपके लंग्स में नहीं होती, तो ये जस्ट ये बताया हुआ कि 400 लीटर पर मिनट कर सकते हो। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से करके आप आइडिया ले सकते हो कि कितने लीटर पर सेकंड कर सकते हो आप। अब देखें, आपने मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो किया, आपका फिर एंड पे वॉल्यूम कितना रह गया, 1.2 लीटर, विच इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज यू नो के आप जितनी मर्जी एक्सपायर कर लो एयर, आप मैक्सिमम एयर एक्सपायर करते हो, फिर भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, हमारे एल्वियोलाई में कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, जिसको हम कहते थे रेजिडुअल वॉल्यूम, विच इज नॉर्मली 1.2 लीटर। यानी अगर रेजिडुअल वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहा, तो यानी रेजिडुअल वॉल्यूम का ज्यादा होना भी डिजीज को इंडिकेट करता है। टोटल लंग कैपेसिटी का कम होना या ज्यादा होना ये भी डिजीज को इंडिकेट करता है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो यानी हमारे पास कोई भी ये वाइटल्स चेंज होते हैं तो इससे हम ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा है। अब जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो आप देख रहे हो कि एक्सपायरेटरी फ्लो शुरू में बहुत ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन कर रहा है और एंड पे वो बिल्कुल एंड हो जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? जब आप एक्सपायर कर रहे हो पूरे प्रेशर के साथ तो आपके एल्वियोलाई पे प्रेशर लग रहा है जो कि आपको एयर एक्सपायर करने में हेल्प कर रहे हैं ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल। उसके अलावा जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन पे भी प्रेशर लग रहा होता है आउटसाइड का। जब उन पे आउटसाइड से प्रेशर लगेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उनका साइज भी, उनका डायामीटर भी छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले उनका डायामीटर इतना था, जब आपने प्रेशर लगाया तो आपके पूरे लंग्स पे प्रेशर लग रहा है। अगर आपके एल्वियोलाई पे लग रहा है तो आपके ब्रोंक्यूल्स पे भी आउटसाइड से लग रहा है। बट जब ब्रोंक्यूल्स पे प्रेशर लगेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स हमारे पास साइज में छोटी हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और एंड पे जब मैक्सिमम आपकी एयर निकल जाएगी तो ये इवन ब्रोंकाई जो ब्रोंकियोल्स होती है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है कि उसके अंदर कोई स्पेस रहती नहीं है कि वहां से एयर फ्लो कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इसमें जस्ट यही बताया हुआ है, द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो इज मच ग्रेटर व्हेन द लंग्स आर फिल्ड विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द एयर देन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट एम्प्टी। सो एक्सपायरेटरी फ्लो ऑब्वियसली तब भी ज्यादा होगा जब आपके लंग्स में एयर भी ज्यादा है, यानी आपने अगर इंस्पायरेशन ज्यादा की हुई है देन यू कैन एक्सपायर मोर एयर, बिकॉज जितनी एयर लंग्स में कहीं और से तो एयर नहीं आ जानी ना। तो जितना आप इंस्पायर करोगे उतना ही एक्सपायर करोगे, यानी जितना गुड डालोगे उतना मीठा होगा। सो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि जब आप ये उसमें यही बताया हुआ है कि जब आप एक्सपायर करने के लिए जोर लगाते हो, आप अपनी पूरी फोर्स लगाते हो, तो आपके जो सारे जो प्रेशर होते हैं वो लंग्स को साइज डिक्रीज कर रहे होते हैं ताकि उसमें से एयर बाहर निकल सकें। बट ये उसी टाइम पे ब्रोंक्यूल्स को कोलैप्स कर रहे होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स अगर कोलैप्स हो जाए तो उसमें से एयर पास नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है और वॉल्यूम के साथ भी। फिर हमने ये पढ़ लिया, तो मैक्सिमम आपका उन्होंने कहा एक्सपायरेटरी एयर फ्लो 400 लीटर पर मिनट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आप जितनी मर्जी एफर्ट लगा लो। इट कैन बी ना मैक्सिमम, इट इज द हायर फर्स्ट वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हम देखते हैं, however regardless of how much additional effort the person exerts this is still remains the maximum flow rate। तो ये हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट पे भी यही बात लिखी हुई है जो इलास्टिक रिकॉइल के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो। ये हमने था नॉर्मल ग्राफ, जो ये रेड वाला है ये नॉर्मल है। अब हम देखेंगे ग्रीन वाला और ब्लू वाला, तो इससे हमें ये कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डिजीज में हमारे पास क्या चीज हो सकती है। चलिए, अब जो हम मेन बातें डिस्कस करने लगे उसमें हमने जो पीछे मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो वॉल्यूम कर्व पढ़ा था, अब इसकी हम एबनॉर्मेलिटीज डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं कि दो तरह की लंग्स की डिजीजेज होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। तो अब उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ लंग डिजीजेज में जो कंस्ट्रिक्टेड, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिजीज, और पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डिजीज होती है वो होती है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। अब कंस्ट्रिक्टेड लंग्स यानी रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जब होती है ना कंस्ट्रिक्टेड लंग्स, उसमें हमारे पास रिड्यूस हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी भी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी। आप इसमें ये देख सकते हैं, आपको पता है कि टोटल लंग कैपेसिटी आपकी कितनी होती है? वैसे तो यूजुअली 5.8 लीटर होती है। कंस्ट्रिक्टिव डिजीज के केस में मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये कम हो गया है और यहाँ पे राउंड अबाउट 3 लीटर बताई हुई है।
और जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो आपको पता है 1.2 लीटर होता है नॉर्मली, और इधर आप देख रहे हैं कि ये 1 लीटर से कम है। तो कंस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज में आप जब स्पायरोमेट्री के थ्रू अगर चेक करते हो तो टोटल लंग कैपेसिटी, जब आप हीलियम डाइल्यूशन मेथड और स्पायरोमेट्री को कंबाइन करके चेक करोगे तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी भी कम मिलेगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम जब आप चेक करोगे तब आपको वो भी कम मिलेगा। तो यानी हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी कम होती है और उसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि इसमें जो आपका लंग्स होता है ना वो नॉर्मली एक्सपेंड नहीं कर पा रहा होता। लंग्स ने अगर लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, टोटल लंग कैपेसिटी कम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो एयर इंस्पायर कर रहे हो वो लंग्स को प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पा रही। तो ये हमारे पास कब हो सकता है? आप और ये कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपका लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई है। फाइब्रोसिस यानी आपका लंग का कोई जगह डैमेज हो गया है। अब वो डैमेज एरिया को वहां पे, अब वहां की जब कोई एरिया डैमेज हो जाता है ना, स्कार टिश्यू बनता है, स्कार टिश्यू के बाद फाइब्रोसिस हो जाती है, और जब वो फाइब्रोसिस हो गई है यानी अब आपके लंग्स में उतनी एबिलिटी नहीं रही कि वो एक्सपेंड हो सके। तो इस वजह से आपका लंग्स अगर उस तरह से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा तो इस वजह से टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज कर गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी जो पीक थी वो हमें बता रही थी एक्सपायरेटरी एयर फ्लो। तो हमने देखा था मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो हमारा 400 लीटर पर मिनट होता है, बट इस केस में कंस्ट्रिक्टिव डिजीज के केस में मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो भी डिक्रीज हुआ है। तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस होती है उसमें मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एयर फ्लो दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें कंस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में कौन कौन सी डिजीज है? उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में भी ये होता है कि इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसमें भी लंग्स टिश्यू डैमेज होते हैं और उसके वजह से वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है। तो सारी जो मेनली फाइब्रोटिक डिजीजेस होती है वो ये चीजें कॉज कर सकती है। उसके अलावा सिलिकोसिस, उसके ये हमारे पास लंग्स की डिजीजेज होगी। उसके अलावा अगर हमारी जो चेस्ट केज है जिसके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं वो ही कंस्ट्रिक्ट कर जाए, उसी का साइज छोटा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट केज पहले इतना था अब ये इतना हो जाए, तो एज ए रिजल्ट अब प्रॉपरली लंग्स एक्सपेंड नहीं कर सकते बिकॉज लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए। तो ये हमारे पास काइफोसिस, कोलियोसिस और फाइब्रोटिक प्लूरिसी, ये सारी डिजीजेज है जिसमें चेस्ट केज छोटा हो जाता है एज कंपेयर। और ये डिफरेंट कंडीशंस है, हेरिडिटरी कंडीशंस है। तो इसमें क्या होगा, चेस्ट के छोटा हुआ, लंग्स प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं कर सका ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो टोटल लंग कैपेसिटी थी वो हमारे पास डिक्रीज कर गई। नेक्स्ट ये हमारे पास होगी रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। अब देखते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की डिजीजेस। इसमें हमारे पास एक्सपायरेशन एज कंपेयर बहुत मुश्किल हो जाती है, इंस्पायरेशन ऑलमोस्ट सही तरह से हो रही होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में याद रखना है, प्रॉब्लम अगर पूछा जाए कि इंस्पायरेशन में आती है या एक्सपायरेशन में आती है तो मेनली प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू एक्सपायर एक्सपायरेशन में आती है। अब क्या होगा जब एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है, आपने इंस्पायर तो नॉर्मली कर लिया बट एक्सपायर नॉर्मली नहीं कर पा रहे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो लंग्स के अंदर है वॉल्यूम वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल लंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 7 लीटर शो हो रही है जबकि नॉर्मल होती है 5.8। टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है कि आपने जो ये इंस्पायर किया वो लंग्स के अंदर ही पड़ी है, वो एक्सपायर नहीं हो पा रही। अगर वो एक्सपायर नहीं हो पा रही तो हमने देखा है कि अगर हम मैक्सिमल एयर एक्सपायर कर भी दें उसके बाद जो वॉल्यूम हमारे पास बच जाता है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसका रेजिडुअल वॉल्यूम ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 3 लीटर है, अदरवाइज नॉर्मली 1.2 लीटर होता है। यानी ये जितनी मैक्सिमम कोशिश कर ले, इसको ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले एक्सपायरेशन की, एज अ रिजल्ट 3 लीटर रेजिडुअल वॉल्यूम उससे ज्यादा है। तो यानी इसके केस में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस होती है तो टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो गई होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया होता है। जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड लंग डिजीजेस के केस में हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी थी, कम होगी थी, और रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्सपायरेशन नॉर्मल हो रही थी, उसमें इंस्पायर प्रॉपर इंस्पायरेशन की वजह से प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो रही थी, यानी उसमें इंस्पायरेशन में मसला आ गया। तो एक्सपायरेशन तो नॉर्मल हो रही थी इसलिए रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब इतना तो डिफरेंस आना था।
अब जब हम, क्योंकि हम ये मैक्सिमम एयर एक्सपायर कर रहे हैं, क्योंकि लंग्स में एरिया फॉर एग्जांपल छोटा हो गया, जब हमारे पास फाइब्रोसिस हुई है लंग्स का एरिया छोटा हो गया, तो उसमें एरिया छोटा हो गया, उस छोटे एरिया में रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम आएगा, उसमें टोटल लंग कैपेसिटी भी कम आएगी, इस वजह से दोनों चीजें डिक्रीज हुई। जबकि हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केस में टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रॉपर एक्सपायरेशन नहीं थी। इंस्पायरेशन प्रॉपर होती है, इधर ये लिखा हुआ है, क्योंकि इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा था नेगेटिव पुल की वजह से होती है, जो प्लूरल प्रेशर होता है वहां पे लिम्फेटिक्स जो हमारे पास ड्रेनेज कर रही होती है फ्लूइड को, फिर उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर आता है जो कि हमारे पास इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो इंस्पायरेशन बल्कि ज्यादा ही हो रही होती है, कम नहीं हो रही होती। फिर उसके बाद हमारे पास ये देखते हैं, इसमें हमारे पास एयर ट्रैप रह जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ मंथ और ईयर दिस इफेक्ट इंक्रीजेस बोथ टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखें इस ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा। और ये हमारे पास कौन सी डिजीजेज में होता है? अस्थमा। अस्थमा के केस में क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, प्रॉपर्ली आप एयर एक्सपायर नहीं कर पा रहे होते, वो लंग्स के अंदर ही रह रही होती है, और एम्फीसीमा के केस में भी इस तरह ही होता है। नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड फोर्स्ड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको वाइटल कैपेसिटी का पता है कि मैक्सिमम एयर इंस्पायर करनी है, उसके बाद मैक्सिमम एयर एक्सपायर करनी है, मतलब मैक्सिमम एयर इंस्पायर कर ली, अब आपने उसको सारी एक्सपायर करना है एयर को। तो मैक्सिमम जितनी एयर एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर कंप्लीट इंस्पायरेशन, तो वो आपके पास वाइटल कैपेसिटी होती है, जिसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व, टाइटल वॉल्यूम सारे आ जाते हैं। अब इसमें हमारे पास एक होती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम डिजीजेस के लिए यूज करते हैं। अब इधर मैं ग्राफ समझाऊंगा, उससे ये सारा पैराग्राफ समझ आ जाएगा। उसमें ये है कि आप ग्राफ देखते हो तो ये दो ग्राफ है, एक नॉर्मल है, एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का है। तो आपने फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है कि आप FeV1 लिखा हुआ है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है कि आपने जब एयर एक्सपायर की तो पहले सेकंड में आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब की, पहले सेकंड में कितनी एयर आपके लंग से निकल गई। ऊपर मैं आपको दिखा के आया था कि शुरू में आप जब एक्सपायरेशन स्टार्ट करते हैं तो ब्रोंकियोल्स सही होती है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आउटवर्ड बाहर से जो प्रेशर लग रहा होता है वो उसको उसका डायमीटर को डिक्रीज कर देता है, और एक्सपायरेशन का वॉल्यूम जो बाहर निकल रहा होता है लंग से वो डिक्रीज हो जाता है। अब हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया तो पहले सेकंड के अंदर कितनी एयर निकली? नॉर्मल लंग में FeV1 गया, यानी पहले सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपायरेशन हुई। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि FeV1 कम होता है, क्योंकि हमने कहा था कि उसमें एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली अगर उसके एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है तो उसका फर्स्ट सेकंड भी जो है उसमें भी एक्सपायरेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो इसमें FeV1 देखें कम है। तो अगर हम नॉर्मल लंग्स और इसमें देखें तो FeV1 नॉर्मल लंग का ज्यादा है। अब हम लेते होते हैं FeV1 और FVC रेशियो, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब जब हमने रेशियो निकाली तो FeV1 टू FVC हमारे पास ऑलमोस्ट 80% आई इन केस ऑफ द नॉर्मल लंग। बट व्हेन वी सी द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो इसकी 47% आई, बिकॉज इसका FeV1 जो न्यूमरेटर में है वो बहुत कम है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। इसमें आप अगर एक्सपायरेशन करोगे तो एक्सपायरेशन में पहले सेकंड में वॉल्यूम कम ही निकलेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो आप लोगों ने देखने सबसे आप लोग को ये सारा समझ आ जाएगा, इसमें ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमने देखा कुछ डिजीजेज में इवन हमारे पास ये 20% से भी लेस हो जाता है, तो नॉर्मली 80% है, और हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ये ऑलमोस्ट 47% है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी कुछ डिजीजेस के बारे में। तो अब हम किस डिजीजेस के बारे में पढ़ने लगे हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनिक पल्मोनरी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के बारे में बहुत सुना होगा। पल्मोनरी एम्फीसीमा में क्या होता है? एक्सेस एयर इन द लंग, इसमें एयर ट्रैप हो रही है, लंग्स में एक्सेस रह रही है। तो हमने एम्फीसीमा किस में पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में। अगर एक्सेस एयर इन लंग्स है तो इसका मतलब ये है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, बिकॉज वी ऑलरेडी सेड दैट के
हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकती। अगर रिस्ट्रिक्टिव होती तो इसमें टोटल लंग कैपेसिटी कम होनी थी, एक्सेस एयर नहीं होनी थी, कम एयर होनी चाहिए थी। तो एम्फीसीमा इज दैट्स व्हाई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब इसमें हमारे पास ये किस वजह से होती है, स्मोकिंग। सो जो स्मोकर्स है वो या तो इसको ना सुनेंगे, इसको बहुत गौर से सुने। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज आफ्टर दिस यू विल कम टू नो कि सिर्फ स्मोकिंग कितना ज्यादा इफेक्ट आपके लंग्स पे और आपके हार्ट पे करती है, क्योंकि आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। अब आ जाते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले क्रॉनिक, आप इनहेल करते हो स्मोक को, तो कोई चीज आपको इरिटेट करेगी। अब ये जो हमारे पास होता है ना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स आपको पता है कि आपके होते हैं। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस प्रेजेंट है जो कि हेयर को ह्यूमिड करता है। तो सीलिया प्रेजेंट है, ये सब कुछ आपके जो नॉर्मल प्रोसेसेस प्रेजेंट है पाथवे में। तो क्या होता है कि ये आपके जो सीलिया है उनको पैरालाइज कर देता है। पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द सीलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। सो दीस सीलियाज आर इंपॉर्टेंट, ये हमें रिक्वायर होते हैं बिकॉज ये हमारे पास क्या करते हैं, सीलिया की डायरेक्शन आपको मैंने पहले भी बताई थी कि नोज से टूवर्ड द थ्रोट होती है, इसकी जो प्रोपेल करने की डायरेक्शन होती है, और लंग्स में से ये टूवर्ड द थ्रोट होती है। यानी ये लंग्स में अगर कोई पार्टिकल नीचे को जाता है ना, तो सीलिया वापस इसको थ्रोट में लाते हैं, जो कि बाद में आप लोगों ने पढ़ा स्पूटम। तो आपको वो सारा जो होता है ना पार्टिकल्स जो रिक्वायर्ड नहीं होते, ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, ये वापस ऊपर को सीलिया लाते हैं। अब सीलिया की पैरालिसिस होगी, यानी जो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस अब लंग्स की तरफ जा रहे हैं, सीलिया उसको वापस नहीं भेजेगा। वरना क्या होता था, वो नीचे को जा रहे होते थे, सीलिया उसको पकड़ के वापस भेज देता थ्रोट में, या तो आप उसको खांसी करके बाहर निकाल देते थे, या आप उसको स्वॉलो कर लेते थे, फिर वो आपके स्टमक में चल जाते थे। अब इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, बिकॉज इसके क्या होगा, पार्शियल पैरालिसिस हमने कहा हो गया। और ये कौन कहता है, निकोटीन है। निकोटीन इज प्रेजेंट इन द स्मोकिंग, टोबैको में प्रेजेंट होती है, आप जो सिगरेट पीते हैं। अब म्यूकस कैन नॉट बी मूव्ड इजीली आउट ऑफ द पैसेज। सो और इसके अलावा अब म्यूकस बाहर नहीं आ सकता, सीलिया वर्क नहीं कर रहा। उसके अलावा ये म्यूकस की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, तो सोने पे सुहागा हो गया। यानी म्यूकस की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है, और वो जो जो पहले था वो भी बाहर नहीं आ रहा, अब ये ज्यादा हो गया। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, वो भी इनहिबिट हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई इंफेक्शन इजीली हो सकती है। इसलिए स्मोकर्स के लंग्स में इंफेक्शन इजीली हो सकती है, बिकॉज द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का फंक्शन था कि वो अगर कोई इंफेक्शन आ गया उसको एनगल्फ कर ले, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द स्मोकिंग। अब ये सारी क्रोनिक कंडीशन में है, यानी इट विल टेक टाइम, मतलब इमीडिएट तो ऑब्वियसली नहीं होती, इट विल टेक टाइम। अब इन्फेक्शन हो रही है, अब वो हो सकती है बिकॉज ये इनहिबिट हमारे पास मैक्रोफेजेस नहीं वर्क करे, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेटरी एडीमा। अब ये सारे कुछ मिला के ना क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं स्मॉलर एयरवेज की। तो ये अब आपको पता है कि हमारे पास इन्फेक्शन होगी, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगी, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन होगी। पहले अगर पास से बड़ा था, तो अब इन्फ्लेमेशन हो गया तो पास से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो स्वेलो हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास एयरवे पासेज छोटा हो गया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन। ये सारा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बता रहे हैं। उसके वजह से एंट्रैप हो जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे, और इवन एल्वियोलर वॉल फिर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, और मार्क डिस्ट्रक्शन 50 to 80% ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स हो जाती हैं। Physiological effect of the chronic emphysema are variable depending upon the severity of the disease. So it depends कि कितने severe है, यानी जितनी ज्यादा severe होती जाएगी डिजीज, उतने ज्यादा इसके डिफरेंट शो होते जाएंगे बॉडी पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या क्या करवा सकती है। अब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, उसकी वजह से अब जो पर्सन है प्रॉपरली एक्सपायर नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा जो हमारे पास एल्वियोलर डिफ्यूजन कैपेसिटी थी, डिफ्यूजन कैपेसिटी वो डिक्रीज होगी, बिकॉज हमने कहा था कि वहां पे क्या होगा, वहां पे एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वहां पे जो ब्लड वेसल्स थी, वहां ब्लड सप्लाई थी, वो डिस्टरप्ट हो रही है।
ये सारा कुछ उधर डैमेज कर रहा है, तो अब हमारे पास सरफेस एरिया लंग्स का डिक्रीज हो रहा होगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो एज अ रिजल्ट आपको पता है कि डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना इजीली डिफ्यूजन। अब जो हमारे पास ये लंग्स डिजीज है ना, ये हमारे पास वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशियो को बिल्कुल खराब कर देती है। अब इसमें वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशियो एबनॉर्मल किस तरह होती है, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल शंट भी इसमें डेवलप हो जाते हैं, कुछ जगहों पे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस डेवलप हो जाती है। अब फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फिजियोलॉजिकल शंट में वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशियो कम होती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड वेंटिलेशन। यानी कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, वहां पे वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, वहां पे जब वेंटिलेशन डिक्रीज होगी, VA/Q वेंटिलेशन प्रोफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होगी, इसको हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है? आपको पता है डेड स्पेस वो होती है जहां पे वेंटिलेशन सही है बट वहां पे ब्लड फ्लो नहीं है, यानी वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो गई है, वहां पे वेंटिलेशन अब वेस्ट हो रही है, वहां पे ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं है तो वेंटिलेशन जितनी मर्जी है तो ब्लड के अंदर तो वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे ब्लड आ ही नहीं रहा। तो ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम हो रही होती है। तो हमने क्या क्या देखा कि इसमें हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी खराब हो रही है, फिर उसके अलावा हमारे पास लंग्स में ज्यादा एयर रह रही है, उसकी वजह से एक्सपायरेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो खराब होगी। उसके अलावा ये कार्डिक डिजीज किस तरह करवाता है, इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। उसकी रीजन क्या है कि जब हमारे पास एल्वियोलर वॉल जब डिक्रीज हुई, एल्वियोलाई जब हमने कहा डिफ्यूज हो गया आपस में, एल्वियोलर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, जो पल्मोनरी कैपिलरी थी वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जब पल्मोनरी कैपिलरीज डिक्रीज हुई, जब हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज एक बार ही बना रही थी पैरेलल पाथवे, अब ये डिक्रीज हो गया तो एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्म जो आपके लंग्स में ब्लड आता है वो आता है राइट हार्ट से, यानी राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो वो लंग्स में जाता है। अब जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है तो उसको इंक्रीज रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड पंप करना पड़ रहा है, उसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर के चांसेस है। सो एम्फीसीमा कैन लीड टू द हार्ट फेलियर। इसमें हमारे पास ये कंडीशन स्लोली प्रोग्रेस करती है, ईयर्स लेती है। इसमें हमारे पास हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया हो जाता है। हाइपोक्सिया डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन द बॉडी, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द बॉडी। और हाइपरकैप्निया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें हाइपो वेंटिलेशन होती है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो ही नहीं पा रही, क्योंकि इसमें आप प्रॉपरली इंस्पायर, इसमें प्रॉपरली एक्सपायर्ड भी नहीं कर पा रहे। इंस्पायर कर रहे हो तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो चुकी है बिकॉज आपको लंग्स का एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो चुका है। तो एज अ रिजल्ट एयर हंगर होगा, तो हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया हम आगे अभी पढ़ेंगे। देन हम पढ़ते हैं नमूनिया के बारे में। नमूनिया में क्या होता है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है और फ्लूइड एल्वियोलाई में आ जाता है। तो जब एक बात याद रखना, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो आपने पढ़ा होगा कि परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के केस में परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ये की पॉइंट याद रखना है। इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर कि इसमें फ्लूइड भर जाएगा। तो नमूनिया में क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है लंग की और एल्वियोलाई की। ये ज्यादातर कॉमनली क्यों होता है, नमूनिया की कॉज होती है बैक्टीरियल नमूनिया, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें नमूनिया करवा सकती है। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब पल्मोनरी मेम्ब्रेन की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वो हाईली पोरस हो जाती है, यानी उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ब्लड सेल्स उसके अंदर लीक करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है बिकॉज द परमेबिलिटी ऑफ द वॉल हैज इंक्रीज। नाउ फ्लूइड कैन मूव इनटू द एल्वियोलाई एंड कैन कॉज एडीमा। और हमारे पास एडीमा के अलावा, एडीमा नहीं, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, जो कहते हैं कि लंग्स में पानी भर गया, तो वो ये होता है। इसमें हमारे पास इन्फेक्टेड एल्वियोलाई में क्या होता है, सेल्स हो गए, उसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, ये उधर एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई थी, तो ये हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव हो सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट ना करें। ये इवन हमारे पूरे लंग्स पे कब्जा कर सकती है। तो क्या होगा, अगर टाइमली इन्फेक्शन को ट्रीट कर देते ठीक है, वरना ये सराउंडिंग में भी इसी तरह इन्फ्लेमेशन करवाती जाएगी, उसके लंग्स के अंदर फ्लूइड भरता जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा।
अब जब लंग्स के अंदर पानी भर गया तो आपको पता है कि डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं रहेगी, तो हमारे पास जो गैस एक्सचेंज फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर पानी भर गया, एडिमा हो गया, तो आपके पास डिस्टेंस जो है डिफ्यूजन का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब उसने उस फ्लूइड को भी क्रॉस करना है, उसने उसके बाद एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करना है, फिर फ्लूइड को क्रॉस करके फिर उसने आरबीसी में जाना है। तो हमारे पास डिफ्यूजन का जो पाथवे है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज कर जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी, गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें हम ये डायग्राम देखते हैं तो इसमें देखें कि एक लंग से नमूनिया हुआ है, दूसरा लंग सही है, तो इसमें हाफ हाफ ब्लड फ्लो जाएगा, आधा राइट को चला गया, आधा लेफ्ट को चला गया। जो राइट है उधर तो वो प्रॉपरली सैचुरेट होगा 97%, बट इन द नमूनिया लंग ऑलमोस्ट इसकी सैचुरेशन डिक्रीज हो गया अप टू 60%, तो यानी इसकी सैचुरेशन कम हो गया। तो अगर हम 97 प्लस 60% अगर देखें तो ये हमारे पास इसकी मीन सैचुरेशन 78% है। तो नॉर्मली हमारा लंग 97% सैचुरेट कर सकता है, बट इन केस ऑफ नमूनिया ये 78% कर रहा है। इट मीन के बहुत ज्यादा सैचुरेशन डिक्रीज हो रही है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, reduction of the total available surface area for the respiratory membrane, decrease ventilation perfusion ratio। तो ventilation perfusion ratio decrease हो जाएगी क्योंकि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो वेंटिलेशन डिवाइडेड बाय Q इज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। तो सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो रहा है तो वेंटिलेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। जब आपके पास फॉर एग्जांपल ज्यादा सरफेस एरिया, वहां पे ज्यादा एयर आ सकती है, उसकी ज्यादा हमारे पास एबिलिटी होगी ज्यादा एयर की, और आपके पास एक सरफेस एरिया कम है, फॉर एग्जांपल एक छोटा रूम है, वहां पे कम एयर आएगी। तो नमूनिया क्या कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है एरिया को, वो एरिया को फिल कर रहा है। इसकी ये एग्जांपल है कि आपका एक पूरा रूम है, एक रूम है वो खाली है, बिल्कुल खाली है, उसमें ज्यादा लोग रह सकते हैं। एक रूम है, उसमें एक तरफ अलमारी पड़ी हुई है, एक तरफ टीवी पड़ी हुई है, एक तरफ स्पीकर पड़े हुए हैं, एक तरफ फ्रिज पड़ी हुई है। अब देखो वो रूम कंसोलिडेट हुआ है, अब उसी रूम के अंदर कम लोग रह सकते हैं। सेम इधर यही हो रहा है, फ्लूइड फिल हो गया, उसने वो एरिया तो खत्म कर दिया, वो एरिया में डिफ्यूजन पाथवे बहुत बड़ा हो गया। तो हमारे पास इसमें हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया देखने को मिलता है। तो ये अब हमने आगे पढ़ना है, हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सीमिया वगैरह, तो ये अब आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें नीचे यही एग्जांपल है। Now comes to the atelectasis. Atelectasis is the collapse of the alveoli. Like ये आपका alveoli है, atelectasis में क्या होगा, ये बिल्कुल collapse हो गया, बंद, यानी अब ये ओपन नहीं है। पहले तो आपको पता है alveoli is hollow, but atelectic mean collapse। atelectasis में क्या हो रहा है, alveoli का collapse हो रहा है। फिर हमारे पास इट कैन अकर इन लोकलाइज एरिया ऑफ लंग और इन इंटायर लंग, मतलब कि आपके लंग्स में ये थोड़े से एरिया में भी हो सकता है कि कुछ एल्वियोलाई, फॉर एग्जांपल 100 में से 30 एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाए। समटाइम्स ये भी होता है कि आपका पूरा लंग्स ही कोलैप्स कर जाता है, समटाइम्स पूरा लंग्स ही बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। अब इसका रीजन क्या होती है, एटिलेक्सिस की रीजन क्या होती है। नमूनिया की तो हमने पढ़ी कि नमूनिया की रीजन थी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एटिलेक्सिस की क्या होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल म्यूकस आ गया है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका एयरवे है, ब्रोंकस है, अब इसमें म्यूकस अगर आ जाए तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसकी वजह से एटिलेक्सिस होता है। कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूँ। या कोई ऐसा ट्यूमर हो जाए, ये आपके पास है एयरवे, ट्यूमर आ गया, उसने ये बाहर से ट्यूमर ने कंप्रेस कर दिया एयरवे को, अब एयरवे बंद हो गया क्योंकि बाहर से जो है ट्यूमर है, ट्यूमर ने इस एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात आपकी होगी इन केस ऑफ ट्यूमर और द म्यूकस प्रोडक्शन। अब ये हमारे पास लंग्स का कोलैप्स क्या करवा सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अब जब हमारे पास यहाँ पे ऊपर एरिया बंद हो गया, नीचे जो लंग्स है वहां पे एयर पड़ी हुई थी, अब एयर ना आ रही है ना बाहर जा सकती है, ये बंद हो गया है। ये फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम के अंदर एक दरवाजा आपको पता लगा हुआ है, उधर से आपने अंदर आना है, उधर से आपने बाहर जाना है। अब वो दरवाजा बंद है, तो एटिलेक्सिस में क्या हो रहा है, वो पाथवे बंद हो गया हुआ है, अब ब्लॉकेड हो गया, दरवाजा बंद है। अब क्या होगा, अब आपने किसी और पाथवे के थ्रू बाहर जाना है। अब आप क्या करोगे, अब बाहर आप एयर के थ्रू तो जा नहीं सकते, आपके पास एक और पाथवे है, आपके पास पाथवे है कि आप ब्लड में चले जाओ। यानी फॉर एग्जांपल रूम में खिड़की लगी हुई है, खिड़की सड़क को निकल रही है, आप उस खिड़की से टाप के बाहर सड़क पे चले जाओ। इसी तरह लंग्स में एक पाथवे था कि वो माउथ के थ्रू एयर को बाहर निकाल देता, या दूसरे में था
कि वो डिफ्यूज करता है एयर और हमारे पास चल जाता ब्लड में। तो जितनी एयर थी वो ब्लड में चली जाएगी, जितनी एयर थी ब्लड में। अब इधर इसके अंदर कोई भी एयर नहीं रही, अब इसके अंदर कोई एयर नहीं है। जब इसके अंदर कोई एयर नहीं रहेगी तो अब देखिए इलास्टिसिटी तो होती है इसमें, ये इलास्टिक होते हैं एल्वियोलाई। जब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये वॉल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और एल्वियोलाई कोलैप्स, बिकॉज एयर अंदर है ही नहीं, अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, ये कोलैप्स हो गया। इन केस ये तो नॉर्मली कोलैप्स हो गया, इन केस आपके जो एल्वियोलाई है वो उनकी फाइब्रोसिस हो चुकी है। फाइब्रोसिस में वो बेशक अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया ना, फॉर एग्जांपल अंदर नेगेटिव है, वैक्यूम है, इसको कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट फाइब्रोसिस की वजह से ये इतना टोट और सख्त हो चुका है कि ये कोलैप्स नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल एक आप गुब्बारा लेते हैं आम, उसमें आप देखें अंदर हवा निकालेंगे वो कोलैप्स कर जाएगा। एक आप गुब्बारा लेते हैं आयरन का, आप उसके अंदर हवा भरते हैं, उसके अंदर से हवा निकालेंगे, उसकी शेप वैसी की वैसी रहनी है। तो ये आयरन का गुब्बारा समझ ले, इसमें क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हुई हुई है, इसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर में भी ये कोलैप्स नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अब नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो बाहर फ्लूइड पड़ा हुआ था वो इसके अंदर आने लग जाएगा, तो यानी इसके अंदर फ्लूइड फिल होने लग जाएगा। यानी एल्वियोलाई के अंदर अगर तो कोलैप्स हो जाता तो अंदर स्पेस ही खत्म होगी थी, फ्लूइड फिल ही नहीं हो सकता था। अब अंदर नेगेटिव प्रेशर की वजह से बाहर का फ्लूइड अंदर आएगा और इसके अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सारी ये बातें लिखी हुई हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगी। मैसिव कोलैप्स, अगर कंप्लीट लंग्स कोलैप्स हो जाए, आप ये सारा रीड करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इसमें ये डायग्राम समझाता हूँ। अब जब हमारे पास एटेलेक्सिस में एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर हमारे पास ना लंग्स कोलैप्स हो गया, ये फॉर एग्जांपल ये वाला लंग्स कोलैप्स हो गया, अब इधर ब्लड फ्लो भी डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि लंग्स के केस में अगर ऑक्सीजन कम होती है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सिस्टेमिक के केस में ये उल्टा होता है, सिस्टेमिक के केस में अगर हमारे पास ऑक्सीजन कम हो तो हमारे पास डायलेशन हो जाती है, बट लंग्स के केस में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। उसके अलावा वहां पे एयर नहीं है, एयर नहीं है और यहाँ पे ब्लड फ्लो कैपिलरीज भी कम होगी। तो इधर जो हमारे पास है ना एयर, जो ब्लड फ्लो है वो ऑलमोस्ट 1/5 जाता है एबनॉर्मल लंग में, 1/6, यानी सिर्फ 1 पोर्शन जाता है ब्लड का, बाकी सारा ब्लड ना अब नॉर्मल लंग में चल जाता है। अब आप सोच रहे हो इतना ब्लड नॉर्मल लंग में कैसे जाता है। नॉर्मल लंग्स में भी कुछ कैपिलरीज होती है जो पहले ओपन नहीं होती, बट जब ऐसी सिचुएशन आती है वो कैपिलरीज ओपन हो जाती है, उसमें से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सो 5-6, पहले इसमें 50% जाना था होता था, बट अब 5-6 पोर्शन इसमें चला जाएगा। अब जो 1/6 गया है वो 60% ऑलमोस्ट सैचुरेट हो रहा है, और जो यहाँ पे गया है लंग्स में वो 5-6 पोर्शन वो 97% सैचुरेट हो रहा है। तो इसका जब हम मीन निकालते हैं तो ऑलमोस्ट मीन सैचुरेशन 91% है। यानी अगर एक लंग्स कोलैप्स हो भी जाता है तो आपकी फिर भी सैचुरेशन काफी अच्छी है, 91%, जबकि निमोनिया के केस में ये कितनी कम होगी थी, 78। एटिलेक्टिक में ये ज्यादा होती है। द रीजन इसके नॉर्मल लंग्स की तरफ चल जाती है एयर और वहां पे ब्लड फ्लो चल जाता है। अब एटिलेक्सिस की एक और कॉज लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। बिकॉज जो सर्फेक्टेंट होता है ना, उसने क्या करता है, सरफेस टेंशन को हमारे पास डिक्रीज कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट आपका लंग्स कोलैप्स नहीं हो रहा होता। हर बंदे में सर्फेक्टेंट होता है। कोई बेबी पैदा हुआ है प्री मेच्योर, अभी उधर उसमें सर्फेक्टेंट प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इलास्टिक रिकॉइल इतना ज्यादा होता है तो वो हमारे पास एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इस वजह से सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा होता है नॉर्मली। अगर प्रीमेच्योर बेबी हो तो उसमें भी एटिलेक्सिस हो सकती है, इसमें ये बस बताया हुआ है। नेक्स्ट कम टू द एस्थमा, जो आप लोग बहुत कॉमन कंडीशन समझते सुनी होगी। इसमें क्या होती है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियोल। सो यू नो दैट ब्रोंकियोल्स हैव द स्मूथ मसल, इट डोंट हैव द कार्टिलेज। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होती, स्मूथ मसल होते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये एयर पासेज बंद हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकियोल्स की एस्थमा में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, और रीजन क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन की, कि कोई फॉरेन सब्सटेंस की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, आपके कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसी चीज चलेगी, फॉर एग्जांपल एस्थमिक पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, प्लांट पोलन से किसी को एलर्जी होती है, किसी को एलर्जी होती है। अब प्लांट पोलन जब चला जाता है उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पास
एलर्जिक रिएक्शन किस तरह होता है? आईजीई एंटीबॉडीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आईजीई एंटीबॉडीज अटैच होती है मास्ट सेल के साथ या बेसोफिल्स के साथ, मास्ट या इयोसिनोफिल के साथ। अब जो मास्ट सेल है उसके साथ मेनली ये अटैच होगी। अब मास्ट सेल के साथ ये अटैच है। अब कोई एलर्जन आता है तो एलर्जन एज अ एंटीजन एक्ट करता है और इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है। आईजीई के साथ जब वो अटैच होगा तो आईजीई अटैच है मास्ट सेल के साथ, तो आईजीई इंफॉर्मेशन देगी कि मेरे साथ अटैच हुआ है कोई एलर्जन एंटीजन। वो मास्ट सेल को सिग्नल जाएगा और मास्ट सेल बर्स्ट कर जाएगा। मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि बाहर आ जाएंगे और वो एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। तो ये तो हमारे पास होगी एलर्जिक की कॉज। तो एलर्जिक में इस तरह होता है कि कोई एंटीजन आ रहा है, कोई एलर्जी जो मतलब एंटीजन कंसीडर होगा। आईजीई मैंने बताया कि मास्ट सेल के साथ अटैच्ड होती है। जब एंटीजन आईजीई के साथ आके अटैच होगा, अब आईजीई कनेक्ट सिग्नल देगी मास्ट सेल को और मास्ट सेल बर्स्ट करेगा और अपने मीडिएटर्स को रिलीज कर देगा। ओल्डर पीपल में हाइपर सेंसिटिविटी टू नॉन एलर्जिक टाइप ऑफ इरिटेंट लाइक स्मोक वगैरह में इरिटेंट्स जो होते हैं। जो एलर्जिक टाइप है उसमें आप लोगों ने मैंने बता दिया कि आईजीई एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। अब ये फर्दर ये भी उसमें यही बात लिखी है, ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। तो अब एक बार फाइनल आपको पता होगा कि मास्ट सेल के साथ क्या होता है, होती है आईजीई। आईजी एंटीबॉडी है, कोई एलर्जन आएगा तो वो एंटीजन होता है एलर्जन, वो आके एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, मास्ट सेल को सिग्नल जाएगा, मास्ट सेल बर्स्ट होंगे, उसके अंदर से हमारे पास क्या क्या निकलेगा? हिस्टामिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, इयोसिनोफिलिन, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ब्रेडिकाइनिन। और ये जो सारे फैक्टर्स है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? लोकलाइज रीमा हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब भी होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट एडीमा के चांसेस है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके अलावा स्पैज्म ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हो सकता है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल का स्पैज्म का मतलब है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, तो डायमीटर विल डिक्रीज। तो हमारे पास ये है। जब हम रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं तो हमारे पास पता है कि आउटवर्ड प्रेशर लग रहा होता है। आउटवर्ड प्रेशर एल्वियोलाई पे भी लग रहा होता है जो कि एक्सपायर करने में हेल्प कर रहा होता है, ब्रोंकियोल्स पे भी लग रहा होता है जो ब्रोंकियोल्स को बंद कर रहा होता है। ये मैं आपको स्टार्ट में चैप्टर के बता चुका हूँ। तो हमारे पास इंस्पायरेशन में कोई इतना मसला नहीं होता, बट हमारे पास जो ब्रोंकियोलर डायमीटर है वो डिक्रीज करता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एस्थमा में एक्सपायरेशन में मसला होता है, सो इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। तो हमारे पास एक्सपायरेशन में इसमें मसला होगा, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपायरेशन में मसला होगा, डिक्रीज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ये पर्सन भी डिस्नी और एयर हंगर फील करेगा। इसमें हमारे पास ये भी बता चुका हूँ। अब अगर कंटिन्यूसली हमारे पास ये कंडीशन रहती है तो टोटल लंग कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा रहता है, लंग्स ज्यादा मतलब ओपन स्टेट में रहेंगे, तो ये हमारे पास चेस्ट केज हमारे पास परमानेंटली एनलार्ज हो जाता है। बिकॉज व्हेन द टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज मोर इज कंटिन्यूसली हाई, तो इट मींस के लंग्स कंटिन्यूस इन्फ्लेम स्टेट में ज्यादातर रहेंगे। तो एज अ रिजल्ट ये चेस्ट कैविटी को एक फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि जिसको कहते हैं बैरल चेस्ट। तो ये एस्थमा के केस में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्थमा। Now consider tuberculosis, which is commonly known as TB, and it is also caused by a tubercle bacilli. It's a bacteria, so it is a bacterial infection. इसमें क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्ट कॉज करवाता है। इसमें क्या होता है? अब जो होता है ना, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ गया लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर आया, अब वहां पे बैठे हुए थे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ने इसको एनगल्फ करना। मैक्रोफेज इसको क्या करेंगे? इन्वेजन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू बाय द मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस ने जब भी इन्फेक्शन देखी उसने तो उधर पहुंच जाना है। अब मैक्रोफेजेस ने कर लिया इनको एनगल्फ। अब उसके बाद होती है वॉलिंग ऑफ। वॉलिंग ऑफ क्या है कि अब जो मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ किया ना, और जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुल बेसिल आते हैं, इनके गिर्द दीवार बना रहे हैं। उसके बाद इसके बाद ना इनके गिर्द दीवार बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जब किसी को जेल में बंद करते हैं तो क्या होता है कि कोई मतलब फॉर एग्जांपल
एक जगह है, आपने उन लोगों को बंद करना है, आप क्या करोगे, दीवार बना दोगे, अब वो ताकि बाहर ना निकले, तो इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब हमारे पास क्या होगा कि जब टीबी का इन्फेक्शन आया, मैक्रोफेजेस ने उनको इनगल्फ कर लिया, अब मैक्रोफेज उनको इनगल्फ कर रहा है, साथ ही बाहर ना एक दीवार बनाने का प्रोसेस चल रहा है जो वॉलिंग ऑफ कर देते हैं, उन बैक्टीरिया को रिस्ट्रेन कर देते हैं एक ही जगह पे। अब वो बैक्टीरिया उधर ही रहेंगे, अब लेकिन उधर उन्होंने डैमेज कर दिया, उधर डैमेज करवा देते हैं। अब जो हमारे पास फर्दर ट्रांसमिशन से ये स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये फिर वो वॉल तोड़ देंगे, दीवार तोड़ के वो इन्फेक्शन को फैलाना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो सकती है। तो इस वजह से हमारे पास वॉलिंग ऑफ प्रोसेस वैसे तो हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट अगर हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये फर्दर हमारे पास बहुत ज्यादा मसला करवा सकती है। सो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, अब जो जहां पे वॉलिंग ऑफ कर दी थी उसके दरमियान एरिया यहाँ तो डैमेज करवा दिया, हमने पढ़ा है जहाँ पे एरिया डैमेज हो गया वहां पे बाद में बनता है स्कार टिश्यू, उसके बाद वहां पे होती है फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस होगी तो ये फाइब्रोटिक डिजीज है, फाइब्रोटिक डिजीजेस आर द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। So basically tuberculosis is the restrictive lung disease. In this, total lung capacity as well as the residual volume is decreased. तो इसमें हम देखते हैं कि टोटल ये फंक्शनल लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, इसमें वाइटल कैपेसिटी एंड ब्रीदिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। देखें अब फॉर एग्जांपल आपके पास लंग्स है वो एक तरफ डैमेज हो गया तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली डिक्रीज कर देगा। उसके अलावा हमारे पास अब हमें ज्यादा रेस्पिरेटरी मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, एबनॉर्मल वेंटिलेशन प्रक्रिया। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो। नाउ कम्स टू द हाइपोक्सिया एंड द ऑक्सीजन थेरेपी। सो हाइपोक्सिया में हमारे पास यही है कि हमारे पास ना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बॉडी को डिफरेंट टिश्यूज को प्रॉपर नहीं मिल रही, इसको हम हाइपोक्सिया कह देते हैं। अब हाइपोक्सिया थेरेपी भी ग्रेट वैल्यू की है। अब हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया की रीजंस क्या होती है। ये ना इधर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, बड़ा डिफाइंड नहीं लिखा हुआ, इसको जेपी से करना, जेपी में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ, उधर से मैं अभी एक टेबल करवाऊंगा भी जेपी से, तो उधर से आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसको यहाँ पे, तो इसको अब देखेंगे, इसमें हम क्या देखना है कि सबसे पहले हाइपोक्सिया की कंडीशन, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन हमारे पास हो एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई एनवायरनमेंट में, तो आपको पता है कि इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है कि ऑक्सीजन बाहर ही नहीं है, तो आप सांस में क्या लोगे। फॉर एग्जांपल आप हायर एरिया में जाते हो। उसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में क्या आप फॉर एग्जांपल आप 12 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर रहे हो, अब आप 6 टाइम्स कर रहे हो, 12 नॉर्मल होता है, अब आप 6 टाइम्स कर रहे हो तो हाइपोवेंटिलेशन। पल्मोनरी डिजीजेस में आपको पता है कि हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि प्रॉपर या तो डिफ्यूजन कैपेसिटी डिक्रीज हो गई होती है या कोई भी मसला हो सकता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। वीनस टू आर्टीरियल शंट, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था कि जो पढ़ा था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट सर्कुलेशन में, तो उसमें जो वीनस शंट होता है उसकी वजह से हमारे पास जो हाइपोक्सिया के चांसेस हो जाते हैं। फिर आपके पास अगर हीमोग्लोबिन ही प्रॉपर नहीं है तो उसके अलावा यानी एनीमिया के केस में, एनीमिया हो गया तब आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, एडीमा हो गया तब आपको पता है डिफ्यूजन पाथवे इंक्रीज हो जाएगा, तब उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। फिर उसके बाद समटाइम्स इवन आपका सेल यूज नहीं कर पाता ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन अवेलेबल है आपके पास, ऑक्सीजन अवेलेबल है ये, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे। इसकी मैं एग्जांपल ना इस तरह देता होता हूँ कि आपके सामने दुनिया जहां के सारे खाने पड़े हुए हैं लेकिन आपके पास सेहत नहीं है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप कोई खाना खा ही नहीं सकते। तो सेम यही है, सेहत जरूरी होती है खाना खाने के लिए, इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास अगर अवेलेबल है भी तो समटाइम वो यूज नहीं होती। अब वो किस केसेस में यूज नहीं होती, तो ये आपने ना ये जस्ट एक बार रीड कर लेने हैं, और ना इनको मैं कहूंगा कि जेपी से करें, जेपी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उधर से याद रहेंगे, इधर से करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। इनएडिक्वेट टिश्यू कैपेबिलिटी हमारे पास कब होती है कि सायानाइड पॉइजनिंग, सायानाइड की जब पॉइजनिंग होती है तो ये पता है कहाँ जाती है, सायानाइड जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आप लोग पढ़ चुके हो एफएससी में भी कि साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो साइनाइड बेसिकली इनहिबिट दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाएगी, एज अ रिजल्ट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है भी, ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में।
अगर साइटोक्रोम हम इनहिबिट कर देते हैं जो कि साइनाइड करता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन आपके पास जितनी मर्जी है आप ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा बेरी बेरी की कंडीशन में, बेरी बेरी क्या होता है, थायामीन की डेफिशिएंसी यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। तो हमारे पास टिश्यू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट स्टेप जो होते हैं ना यूटिलाइजेशन के ऑक्सीजन के और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, वो प्रॉपर नहीं हो रहे होते। इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया ऑन द बॉडी, अगर हाइपोक्सिया हो गया तो क्या इफेक्ट होगा, डिप्रेस मेंटल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपका ब्रेन एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, आपका ब्रेन एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, एज अ रिजल्ट मेंटल कंफ्यूजन होगी। अगर कंप्लीट कंटिन्यूस ऑक्सीजन नहीं जा रही तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगा, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, कोमा में चले जाएंगे। रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, यही है कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जाएगी नहीं, हाइपोक्सिया होगा, एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो आपके जो फंक्शन है वो वर्क कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। ये अब मैं आपको टेबल से समझाऊंगा जो कि जेपी का है, उसके बाद यहाँ से रीड करिएगा, वही चीज लिखी हुई है इधर। तो ये जेपी का टेबल है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, ये इसी तरह चैप्टर में लिखे हुए, ये चैप्टर नंबर 127 होगा। 127 जेपी का चैप्टर खोलें, उसमें आपको हाइपोक्सिया मिल जाएगा। इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन हाइपोक्सिया की है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया वही हाइपोक्सिया जो हमने साइनाइड पॉइजनिंग में पढ़ा है, उसको हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हमारे पास एक आ जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। आप लोग अगर ये पीछे इसको देखें तो डिफरेंट हाइपोक्सिया की कॉजेज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में लो ऑक्सीजन टेंशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो आप लोगों ने उधर देखा था ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने स्टार्ट में मैंने दिखाया था एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसको स्पेसिफिकली नाम दे देते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का। फिर आप लोगों ने ये सारी कंडीशंस एक बार रीड कर लेनी, आइडिया दे। एनीमिक हाइपोक्सिया में आरबीसी कम हो गया, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गई है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। प्रॉपर ब्लड फ्लो कब नहीं होता, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर हो गया, कार्डिक आउटपुट प्रॉपर नहीं है, हेमरेज हो गया, शॉक की कंडीशन में वेजोस्पैज्म हो गया, यानी वहां पे कोई कंस्ट्रिक्शन हो गई है, एम्बोलस बन गया, थ्रोम्बस बन गया, कि ब्लड सप्लाई अब प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई जगह पे थ्रोम्बस बन जाता है, वहां पे आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होती बिकॉज थ्रोम्बस पास ही नहीं होने दे रहा एयर को, ब्लड को, तो ये स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में मैंने बताया एज अ रिजल्ट ऑफ पॉइजनिंग लाइक साइनाइड पॉइजनिंग। अब जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है उसमें आप देखें कि जो आर्टीरियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, यानी आपका ब्लड नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, जो ब्लड का फ्लो है वो भी नॉर्मल है, आपकी यूटिलाइजेशन भी नॉर्मल है। अगर ऑक्सीजन थेरेपी देते हो तो वो आपको 100% रिजल्ट देगी, यानी आपके एयर में ऑक्सीजन नहीं है, आप ऑक्सीजन आर्टिफिशियली ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया सही हो जाएगा, क्योंकि आपको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि आपकी बाकी चीजें नॉर्मल है। एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज आपके पास ब्लड सेल्स ने लेके जाना होता है ऑक्सीजन को, आरबीसीज ने, आरबीसीज अब कम है, एनीमिया हुआ है, तो ये रिड्यूस होगी। बाकी इसमें सब कुछ नॉर्मल है, बाहर से ब्लड, जो बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है वो भी नॉर्मल आ रहा है, जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल है। एनीमिक हाइपोक्सिया में ऑलमोस्ट 75% आप करेक्ट कर सकते हो कंडीशन को। फिर आ जाता है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, इसमें सब कुछ नॉर्मल है लेकिन जो वेलोसिटी है ब्लड फ्लो की वो हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टेगनेंट हाइपोक्सिया किस होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में थ्रोम्बस एम्बोलस, कि ब्लड आपका वहां पे पहुंच नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन थेरेपी अगर दे भी देती है फिर इतनी इफेक्टिव नहीं होती, फिर भी इतनी 50% के राउंड पर इफेक्टिव हो जाती है। देखें आपने उसको ऑक्सीजन दे भी दी, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं वो कर रहा। फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा की एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फूड पांडा वाले को आपने खाना दे दिया है, अब वो उसने 10 घरों में खाना पहुंचाना है, सही हो गया, अब 10 घरों में खाना पहुंचाना है, वो पहुंचा सिर्फ 8 घरों में रहा है, 2 घरों में उसने पहुंचाना था, वहां का रास्ता ही बंद है, वहां की कॉलोनी का गेट ही बंद है, वो अंदर जा ही नहीं सकता, वो खाना पहुंचाएगा ही नहीं। तो अब आप उसको बेशक उस कॉलोनी में खाना लेके 10 लोगों के घरों का खाना लेके भेजोगे, वो जा ही नहीं सकता उधर, उधर उसको वो
मतलब वो जा ही नहीं सकता, आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो वो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब फॉर एग्जांपल उसको खाना लेके भेज देते हैं, उसको फास्ट फूड लेके भेज देते हैं किसी देसी फैमिली में। फॉर एग्जांपल वो कोई, मतलब इसकी मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ, आप चिकन भेजते हो किसी वेजिटेरियन को, वो चिकन खाता ही नहीं, आप उसको जितना मर्जी चिकन भेजी जाओ उसने खाना ही नहीं, उसने यूटिलाइज करना ही नहीं। तो इसी तरह साइनाइड पॉइजनिंग के केस में आप उसको जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दो, आप उसकी ऑक्सीजन थेरेपी जितनी मर्जी कर लो, वो उसके लिए यूजफुल है ही नहीं। सो ये आपके पास हो गया हाइपोक्सिया के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गाइटन से। तो अब ये हमने यहां तक पढ़ लिया, ये इस आप इधर रीड करेंगे तो ये एक सेम चीज लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का कलर होता है डार्क ब्लू, ब्लू टाइप कलर होता है, पर्पल कलर होता है, तो साइनोसिस होती है। यानी आपकी हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन नहीं लगी हुई तो उसकी वजह से उसका ब्लू कलर होता है। अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लगी हो ना तो चेरी रेड होता है। तो ये तीन याद रखने हैं। अब साइनोसिस कब होती है? जब आपके ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन 5 ग्राम हो। वैसे आपका नॉर्मल कहते हैं कि हमारे ब्लड में 15 ग्राम नॉर्मली होती है और वो सारी ऑक्सीजनेट हुई होती है। अब आपके ब्लड में अगर 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है तब साइनोसिस शो होगा, अदरवाइज साइनोसिस नहीं। तो एनीमिया के केस में क्या होता है? एनीमिया के केस में आपकी हीमोग्लोबिन लेवल हुआ होता है कम। अब जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ होता है ना, तो जितनी हीमोग्लोबिन होती है वो ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीजनेटेड हुई होती है। तो यानी एनीमिया के केस में ना इट इज इम्पॉसिबल के, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हो, क्योंकि वो पहले ही कम होती है। जो पहले कम होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड हुई होती है। तो इस वजह से एनीमिया के केस में साइनोसिस होने के चांसेस नहीं होते, एनीमिया के केस में साइनोसिस नहीं होता। बट पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में साइनोसिस होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन हुई होती है ज्यादा। अब कुछ हीमोग्लोबिन जितनी नॉर्मल, फॉर एग्जांपल नॉर्मल 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, पॉलीसाइथीमिया में जस्ट इमेजिन 20 हो गई है। अब उसमें से 15 ग्राम ऑक्सीजनेटेड हुई है, ऑक्सीजनेशन तो प्रॉपर है, बट बाकी अब उसमें फॉर एग्जांपल 20 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी तो 5 ग्राम अनऑक्सीजनेटेड रहेगी। तो जो अनऑक्सीजनेटेड रहेगी उसका ब्लू कलर है और वो साइनोसिस शो करेगी। तो साइनोसिस होता है इस केस में, पॉलीसाइथीमिया के केस में ज्यादा कॉमन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाना। हाइपरकैप्निया जरूरी नहीं कि हाइपोक्सिया हुआ है यानी ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है उस टाइम हमारे पास हाइपरकैप्निया भी हो जरूरी नहीं है, यानी हर हाइपोक्सिया के साथ हाइपरकैप्निया नहीं होता, कुछ हाइपोक्सिया के साथ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन वाले हाइपोक्सिया के साथ हाइपरकैप्निया होगा। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा? आपकी ब्रीदिंग स्लो हो गया। फॉर एग्जांपल आप अगर ब्रीदिंग स्लो कर रहे हो तो हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो आपका जो एक्सक्रीशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप जब रेस्पिरेशन स्लो कर रहे हो तो जितनी ऑक्सीजन ने एक्सक्रीट होना था वो उतनी एक्सक्रीट नहीं हो पा रही। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन के केस में हाइपोक्सिया भी होता है, हाइपरकैप्निया भी होता है। हाइपोक्सिया उसके अलावा हमारे पास और केसेस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइजनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हुई हुई है, हीमोग्लोबिन एनीमिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की ही एग्जांपल ले लें, उसमें आपके पास हाइपोक्सिया तो हो गया होगा, आपके पास ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया होगा, बट उसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हाइपरकैप्निया नहीं होता, आपके ऑक्सीजन की डिमांड हाइपोक्सीमिया हो गया होता है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, लेकिन हाइपरकैप्निया नहीं होता। क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइपरकैप्निया हो गया होता तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं होती, इस वजह से हाइपरकैप्निया नहीं होता, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन नॉर्मल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली निकल रही है तो इसलिए याद रखना कि हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया हमेशा जरूरी नहीं कि इकट्ठे ही हो। तो इसमें जस्ट यही लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हमारे पास ना डिफ्यूजन, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी मेम्ब्रेन में कोई मसला आ जाता है, तब हाइपोक्सिया हो सकता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होने में मसला हो रहा हो। हाइपरकैप्निया उस केस में नहीं होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी 20 टाइम्स मोर है। तो यानी अगर ऑक्सीजन हमारे पास पास नहीं कर पा रही ड्यू टू यहाँ पे डिसरप्शन ऑफ द डिफ्यूजन कैपेसिटी के एल्वियोलर मेम्ब्रेन से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पास नहीं कर सकती, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी 20 टाइम्स है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, एक दीवार है, उसमें से आप उसको फैलांग नहीं सकते, बट आर्मी ऑफिसर्स उसको फैलांग सकते हैं। देखो आप भी तो इंसान हो, आर्मी ऑफिसर भी इंसान है,
बट देखो इसी तरह ऑक्सीजन में कैपेसिटी अगर नहीं है तो जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर जाएगी तो हाइपरकैप्निया नहीं होगा। इसमें सारी यही चीजें लिखी हुई है, यही सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन की गई, आप लोग इसको रीड करेंगे आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं लेवल्स को। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है 45 वीनस ब्लड में। अब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 60 टू 75 हो जाए तो ये ज्यादा हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया तो हमारे ब्रेन में रेगुलेटरी, हमारा ब्रेन फील करेगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो हमारे पास फील करेगा एयर हंगर, वो हाइपर वेंटिलेशन करवाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, हाइपर वेंटिलेशन होती है, तो एयर हंगर फील होगी, डिस्निया फील होगा। डिस्निया का भी हम करते हैं। फिर अगर रेशियो, अगर ये हमारे पास 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ एच हो जाए, 45 नॉर्मल होती है, तो आप लेथर्जिक फील करोगे, इवन आप कोमा वाली सिचुएशन फील करोगे। अगर ये 120 तक चला जाए तो ये बहुत हैजर्डस है। अब क्या होगा, अब आपका जब ज्यादा हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइपर वेंटिलेशन होनी होती है, आपका रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाता है। बट इतनी ज्यादा अगर हो एनेस्थीसिया और डेथ हमारे पास ये करवा सकती है, यानी एनेस्थीसिया आपने बड़ा ध्यान से देना होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस ना हो जाए। इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हो गया, अब हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड इवन रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, इसने उसको इनहेंस करना होता है, अब डिप्रेस करने लग जाता है। अगर 120 टू 150 तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो अब तो विशियस साइकिल ऑन हो गया। विशियस साइकिल में ये डिप्रेस कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा होगी, फर्दर डिप्रेस करेगा, बंदे की डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास हमने ये देखा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर डिक्रीज द रेस्पिरेशन देन कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास फिर एंड पे डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक मेनली डिस्निया। डिस्निया में हमारे पास क्या होता है, एयर हंगर इसको हम कहते हैं। इसमें हमारे पास इन एबिलिटी टू वेंटिलेट इनफ टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द एयर, इसमें आप अनएबल होते हो कि अपनी प्रॉपर डिमांड कर सको, आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हो कि शायद मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रही। अब इसमें हम क्या, एक तो इसमें आ गई अब नॉर्मेलिटी रेस्पिरेटरी गैसेस की, एक कंडीशन होती है जैसे हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया होगा, आपका ब्रेन देखेगा कि यार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो हाइपर वेंटिलेशन करवाएगा, आप तेजी से सांस लेने लग जाओगे, तेजी से सांस लोगे तो ये एयर हंगर की वजह से आप ले रहे हो ना, तो ये एक होगी, ये डिस्निया की कंडीशन थी। फिर दूसरी, अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द रेस्पिरेटरी मसल टू एडिक्वेट द वेंटिलेशन, आपको अब मसल्स को फोर्सफुली करना पड़ रहा है एक्टिविटी, आप डिस्निया फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल फोर्सफुली जो रेस्पिरेटरी मसल है ना, आप को फॉर एग्जाम्पल कोई मसला हो जाता है, उसकी वजह से आपको फोर्सफुली एक्सपायर करना पड़ रहा है एयर को। फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कोई अस्थमा हुआ है, अब अस्थमा क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है एयर को बाहर निकालना, आप बड़ा जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको डिस्निया फील होगा, एयर हंगर फील होगी। उसकी रीजन क्या है कि बहुत मुश्किल से आप अपने बहुत जोर लगा रहे हो एक्सपायर करने के लिए, तो आप हर वक्त जोर लगाओगे, आपको डिस्निया फील होने लग जाएगा कि मेरी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पूरी हो रही, मैं एयर हंगर है, आप में हिम्मत खत्म हो जाएगी। इमोशनल और न्यूरोजेनिक डिस्निया, तो इसमें आप एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल आप क्राउडेड प्लेस में जाते हो, उधर आपको बेशक ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, लेकिन आप कहोगे बहुत हब्स हो गया है, अब मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मेरा सांस बंद हो रहा है, दम घुट रहा है, तो ये वो स्टेट होती है। इमोशनल स्टेट होती है, इसमें मेंटल स्टेट होती है, ये इसमें आपको फील हो रहा होता है कि मुझे डिस्निया। सो ये 10 डिस्निया, ये रीजंस होती हैं मेनली। नेक्स्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इसके पास आपको ये नाम पढ़ लें, रिससिकेटर, टैंक रेस्पिरेटर और इफेक्ट ऑफ रिससिकेटर, ये जस्ट एक बार रीड कर लें। इस ये वैसे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी आता है, रीड करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें, कोई मसला नहीं है। अगर रीड करना है तो अपने नॉलेज के लिए कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ऑल द रेस्पिरेशन वीडियोस आर नाउ अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, and all circulation videos from Guyton are also available, so do subscribe our channel, must give your comment, और कोई आपको समझ नहीं आई या कोई further videos चाहते हैं तो comment section में बताएं, और do share it with your friends. Thank you very much.